चंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त लेकर के चलेंगे आज हम आपको महत्वपूर्ण रूप से उस अद्भुत श्रृंखला की ओर जहां पे आपको एनसीईआरटी और आपके शिक्षण के प्रश्नों की एक बेजोड़ श्रृंखला मिलेगी, जो आज आपके बहुत सारे विषय वस्तु, बहुत सारे शिक्षण के बिंदु, सभी चीजों को आज मतलब उसके बहुत सारे बारीक बिंदुओं का आप अध्ययन करेंगे और उन बारीक बिंदुओं के अध्ययन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ा जाएगा। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं आज की ये क्लास। और ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास कई मायने में अहम है। और जब मैं बार बार अगर ये बात कहूं कि कई मायने में अहम है तो आपको समझना चाहिए कि चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट होती हैं तो उसकी प्राइवेसी होती है। बहरहाल लेकर के चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 1। चलिए प्रश्न नंबर 1 के क्रम की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 के क्रम की ओर चलते हैं तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की शिक्षिका, मतलब वो कक्षा कितने की है दोस्त, आप बताओगे कक्षा 4 की है। कह रहा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की शिक्षिका माधुरी है, अपने शिक्षार्थियों को निरंतर दत्त कार्य देती है। दत्त कार्य देने का मतलब यहां पर है क्या देती है, गृह कार्य देती है। अब कह रहा है कि इसके लगातार गृह कार्य देने का क्या उद्देश्य है, या देखिए यहां पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रही है कि लगातार गृह कार्य देती है और दत्त कार्य से वह क्या चाहती है। शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता और मौलिकता, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का पता करना चाहती है। बी कह रहा शिक्षार्थियों में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना उत्पन्न करना चाहती है। सी कह रहा शिक्षार्थियों को सूचना को खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने को में मदद करना चाहती है। और डी कह रहा वो बच्चे को संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन करना चाहती है। अब देखिए मूल चीजें आपकी, देखिएगा मूल चीजें कहां लिखी है। मूल प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है। कह रहा उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है, या आपको वो बताना है जो निम्नलिखित में से क्या है, असत्य है। तो चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, निम्नलिखित में से जो असत्य है उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का पता करना चाहती है। ध्यान से समझिए, एक शिक्षिका अपने बच्चों को गृह कार्य को दे रही है, तो गृह कार्य 2-3 बातें आपको याद होना चाहिए कि गृह कार्य उसी पाठ का दिया जाना चाहिए, उसी भाग का दिया जाना चाहिए जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो बच्चों के, देखिए मूल बातें ऐसे समझिए कि जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा, कहां से, जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा, बच्चे सदैव उसमें लेंगे क्या, तो आप बताओगे कि रुचि। जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा उसमें लेंगे रुचि, और दत्त कार्य आपको हमेशा वही देना है जो जुड़ा हो बच्चे के कहां से, पूर्व ज्ञान से। तो जब बच्चा पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई विषय वस्तु को रुचिकर ढंग से अगर सीख रहा है और उसको घर लेकर के जा रहा है, तो घर से करने के लिए वो क्या होगा, तो आप बताओगे कि रुचि के आधार पर वह स्वतंत्र रूप से सीख रहा है। और जब बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखता है तो उसका जितना भी उसके अंदर क्षमता होती है, जो विशेष गुण होता है, उसका वह 100% प्रयोग करके, उसका वह 100% प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। और हमारी जो विशेष गुण होता है उसका 100% प्रदर्शन ही कहलाता है क्या, सृजनात्मकता। उसी को कहते हैं मौलिकता, मतलब अंदर से कुछ नया कर गुजरने का। और कह रहा संज्ञानात्मकता मतलब होती है समझ, तो ये तो सकारात्मक है। अब आपको चाहिए कौन सा, असत्य चाहिए। कह रहा शिक्षार्थियों में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना उत्पन्न करना चाहती है। देखो शिक्षिका ने कहा कि अपने पास पड़ोस परिवेश में पत्तियों का अवलोकन करके आइए। बच्चा गया, उसने पत्ती को देखा, कहा छोटी आकार की पत्तियां, बड़े आकार की पत्तियां पाई जाती है। फिर वही बच्चा आकर के कहता है कि हमारे यहाँ हरे रंग की पत्तियां, काले, लाल और पीले रंग की पत्तियां हमारे परिवेश में पाई जाती है। तो क्या शिक्षिका ने पत्ती के अवलोकन की जो बात कही थी, एक छोटे चैप्टर की जो उसने बात कही थी, क्या बच्चे पास पड़ोस परिवेश में अवलोकन करेंगे तो उनके सीखने में जो कुछ जानते हैं पूर्व ज्ञान में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, तो आप कहोगे कि हाँ होगी। इसका मतलब विस्तारित अधिगम होगा। फिर क्या कर रहा है, मतलब ये हो गया, ये भी सकारात्मक है कि चुनौतियां उत्तेजना उत्पन्न करना चाहिए।
ठीक है ना, शिक्षार्थियों को सूचना को खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने में मदद करती है। मतलब बच्चे पास पड़ोस परिवेश से स्वयं ज्ञान अर्जन करें, स्वयं जानकारी इकट्ठा करें, और जब बच्चे स्वयं क्रियाशील होकर के स्वयं जाकर के वो वहां पे क्रियाकलाप करके जब कोई जानकारी, जब कोई ज्ञान, ये सारी चीजें जब इकट्ठा करते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि बच्चों का खुद के का एक कॉन्सेप्ट बनेगा, खुद का एक विचार बनेगा। यही बात कर रहा है, तो ये भी सही है। कह रहा वह बच्चे के संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन करना चाहती है। मतलब आपने एक बच्चे को गृह कार्य दिया और उस गृह कार्य के माध्यम से, मतलब गृह कार्य बच्चे को घर के से करके लाने के लिए दिया, और उस गृह कार्य के माध्यम से क्या आप बच्चे के समस्त प्रकार के वृद्धि विकास का पता कर सकते हैं? नहीं भाई, वो तो जो उसका शैक्षिक पक्ष है, अवलोकन पक्ष है, आप केवल उसी का कर पाएंगे। तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? संपूर्ण वृद्धि विकास। तो क्या केवल गृह कार्य के माध्यम से संपूर्ण वृद्धि विकास का पता चल जाएगा? तो जवाब होगा गलत। अगर गलत है तो चूंकि ये गलत मांगा था, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? इसलिए आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। मुझे ये उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन बेहतर ढंग से पसंद आई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा प्राथमिक स्तर पर भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए क्योंकि। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बारीकियां आपको समझने का काम करना है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए। कह रहा क्यों? कह रहा कि क्योंकि इससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मदद मिलती है। कह रहा इससे प्रेरक कुशलताएं विकसित होती है। इससे मतलब मनोप्रेरक रख लीजिए, इससे मनोप्रेरक कुशलताएं विकसित होती हैं। कह रहा है यह विचारों के अभिव्यक्ति देने और परिवेश के अवलोकन करने के लिए जरूरी होता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे आप प्रश्न नंबर, आप कमेंट करेंगे। चलिए आप कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 2 के लिए। प्रश्न नंबर 2 के लिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। देखिए कह रहा भाषा विकास पर जोर देना, भाषा विकास पर जोर देना। देखिए आप प्रश्न नंबर 2 के डी की तरफ जा रहे हैं, आप इसे मैक्सिमम प्रश्न नंबर 2 का डी बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है इससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मदद मिलती है। ये बात समझ में आ रहा है? ये भी बात सही है, मतलब ये आपका यहां पे हो सकता है। चलिए ठीक है, तो देखिए कह रहा है इससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मदद मिलती है। तो ये बात तो करेक्ट है कि भाई भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए। तो कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मदद मिलती है। तो आप मूल्यांकन बच्चे के किस पक्ष का करते हैं? तो आप कहोगे कि मूल्यांकन व्यवहारिक, मतलब मूल्यांकन किसका किया जाता है? तो आप कहोगे कि मूल्यांकन व्यवहारिक पक्ष का किया जाता है। और व्यवहारिक पक्ष का जब हम अधिगम के दौरान अध्ययन करते हैं तो सतत है, और उसके बाद हमारा क्या है? व्यापक है। भी कर इससे मनोप्रेरक कुशलताएं विकसित होती है। मनोप्रेरक का मतलब मन के अंदर के भावों को व्यक्त करने, मन के अंदर जो भाव है, जो विचार है, उसकी अभिव्यक्ति करने में आसानी होती है। तो भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन आप अभिव्यक्ति के ही आधार पे तो करते हैं, चाहे वो आपका किसी प्रकार से हो। तो जब भाषा जोड़ता है तो एक आपका संतुलित आकलन होता है। अब जब भाषा जोड़ता है, चलिए ठीक है, तो चलिए बिल्कुल। अब आगे क्या कह रहा है? यह विचारों के अभिव्यक्ति देने और परिवेश से अवलोकन करने के लिए जरूरी होता है। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईशान ने गंध के आधार पर चीजों को अलग करना सीख लिया है। ईशान ने क्या कह रहा है? कि ईशान ने चीजों को गंध के आधार पर अलग करना सीख लिया है। कह रहा है कि इस कथन के द्वारा किस कथन का आकलन होता है? कह रहा प्रश्न करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, और कह रहा विश्लेषण करना। देखो गंध के आधार पर चीजों को अलग करना, गंध के आधार पर चीजों को अलग करना, जैसे उसने कहा कि हमने कहा गंध, तो एक जगह से उसने कहा कि फूलों की गंध अच्छी आ रही थी। फूलों की गंध मतलब जो फूलों की मतलब गंध है, जैसे इसने कहा कि फूलों की गंध।
फिर कहा कि यहाँ से किसकी आ रही थी, तो कहा कि नाले की। तो मतलब अच्छे बुरे के आधार पर, मतलब आप ऐसे समझिए कि जब हम गंध के आधार पर चीज़ों को अलग अलग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम करते हैं वर्गीकरण। जैसे क्या हुआ कि भाई गंध के आधार पर हमारे घर का परफ्यूम, फूलों की खुशबू, नाले की खुशबू, पसीने की खुशबू, मतलब पसीने का बदबू, ये इस तरीके से चीजें। तो ये होता है वर्गीकरण करना, अच्छे में बुरे में, ये सड़ने की गंध है, ये खाना जलने की गंध है। तो इस प्रकार बच्चा क्या सीखता है, तो बच्चा आपके परिवेश में वर्गीकरण करना सीखता है। क्या सीखता है, वर्गीकरण करना सीखता है। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 4। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश नहीं करता, मतलब इस स्तर पर बच्चों के पास पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, इस स्तर पर बच्चों के पास पर्यावरण की पुस्तकें नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहा है। अच्छा थोड़ा सा और हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय की, मतलब विषय के रूप में इसकी सिफारिश नहीं करता। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट रुक जाएंगे। कह रहा है कि इसकी सिफारिश नहीं करता है, परंतु शिक्षार्थियों के मूल्यांकन की बात कहता है। इस मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको यह ध्यान देना है कि आपको असत्य कथन ढूंढना है। और किसके परिप्रेक्ष्य में, तो मतलब कक्षा 1-2 में मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में। कह रहा मूल्यांकन औपचारिक होना चाहिए। कह रहा है कि शिक्षक बच्चे का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करना चाहिए। कह रहा है शिक्षक को बच्चे के मूल्यांकन को उसके अभिभावक से बताना चाहिए। और डी कह रहा बच्चे के प्रगति कार्ड पर बच्चे की अभिरुचि, क्षमता, कुशलता, स्वास्थ्य इत्यादि स्थिति आदि की सूचना होनी चाहिए। देखो आप समझो, कक्षा 1 और 2 में पुस्तकों का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि वहां भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 में पुस्तकों का, पर्यावरण की पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वहां पर भाषा और गणित के पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के पुस्तक के माध्यम से पढ़ाने का मतलब क्या है, जरा आप इसको समझो कि जैसे क छोटा सा लिखा है, कबूतर बड़ा सा बना है। क उसके भाषा का है, जबकि कबूतर उसके पर्यावरण का। ये तो इसका मूल निष्कर्ष ये है कि वह बालक को कैसे वह बालक को संदर्भित वह बालक को संदर्भित परिवेश में, वह बालक को संदर्भित परिवेश में पढ़ाना चाहता है। तो अब कह रहा है, देखिए क्या, नीचे से आते हैं, बच्चे के प्रगति कार्ड पर बच्चे की अभिरुचि, क्षमता, कुशलता, स्वास्थ्य की स्थिति की संपूर्ण सूचना होनी चाहिए। तो देखिए आप प्रगति कार्ड पर अगर बच्चे की मतलब उसके समस्त प्रकार के अगर आप विवरण रखते हैं, तो इसी के लिए तो विकसित किया गया है, क्या याद रखिएगा, पोर्टफोलियो। इसी के लिए विकसित किया गया है या निर्मित किया गया है, क्या, पोर्टफोलियो। तो ये आपका ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। तो ये चूंकि हमें नहीं है चाहिए, इसके आधार पर ये आपका क्या हो गया, इसके आधार पर यह आपका गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा शिक्षक को बच्चों के मूल्यांकन को उसके अभिभावकों के साथ बताना चाहिए। भाई आपकी कक्षा में बच्चा 4 घंटे 6 घंटे रहता है, बाकी उसके अलावा वो 16 घंटे अपने माता पिता अभिभावक के पास रहता है। अगर आप बच्चे की कमियां, त्रुटियां, गलतियां, उस क्या सही है क्या गलत है, अगर अभिभावक को बताते हैं, तो आपसे ज्यादा टाइम माँ बाप घर पर बच्चे के साथ बिताते हैं। वो उसके सकारात्मक दिशा की ओर, उसके व्यवहार परिवर्तन को पढ़ाएंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि बच्चा आपका और बेहतर सीखने लगेगा। इसका मतलब सी भी सही है। कह रहा शिक्षक के बच्चों का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करना चाहिए, मतलब प्रत्येक दिन कक्षा में बच्चे की एक्टिविटी को शिक्षक के द्वारा प्रत्येक दिन अनुभव करके उसके बाद देखना चाहिए सही है गलत है। जैसे आपकी कक्षा में बच्चा कितना प्रश्न खड़ा होकर के बताया, कितना पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लिया, कितना सामाजिक सांस्कृतिक चीजों में भाग लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये भी आपका क्या है, सकारात्मक है। कह रहा मूल्यांकन औपचारिक होना चाहिए। मूल्यांकन औपचारिक नहीं, अगर औपचारिक का मतलब होता है कि आप नियंत्रित दशा में मूल्यांकन करिए, और जब आप नियंत्रित दशा में मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से व्यवहार नहीं करते। सबसे पहले ये समझिए, सीबीएसई ने परीक्षा शब्द को हटा दिया है।
सीबीएसई ने परीक्षा शब्द को हटा दिया है। उसने कहा कि अगर बच्चे को अगर आप नियंत्रित मतलब बिल्कुल औपचारिक ही होगा, हम कलम कागज देंगे, हम 10 प्रश्न देंगे, तो हो सकता है बच्चा वही 10 प्रश्न अगर रट करके आया हो जो आपने पूछा है और बता दिया, तो आप तो बच्चे का सही आकलन नहीं कर पाएगा। क्या उसके व्यवहार की सच्ची घटना मतलब उसके व्यवहार का सच्चा प्रदर्शन आप कर पाए? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसलिए ये आपका मतलब मूल्यांकन औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है, लेकिन केवल औपचारिक की बात ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, मतलब इसमें केवल औपचारिक शब्द प्रयोग किया गया, इसलिए गलत है, क्योंकि नहीं चाहिए था। इसलिए प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। बहुत शानदार प्रश्न है। मैं आपको ये बात पता होगा कि आकलन से संकेतक से 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है। आकलन के संकेतक से 1 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पर आ रहा है। आप प्रश्न को पढ़िए और इसका जरा जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने से संबंधित संकेतक का आकलन करने का कह रहा है उपयुक्त तरीका है? मतलब आपको केवल तो क्या कह रहा है कि आकलन का एक संकेतक है, मतलब प्रयोग करना जो संकेतक है, इसी संकेतक की मूल बात वो कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि क्या हस्तपरक गतिविधि होगी, चित्र पठन होगा, सृजनात्मक लेखन होगा, या निदर्शन या प्रदर्शन होगा। आपकी कक्षा कितने से कितने की है? आपकी कक्षा 1 से 5 की है। आपकी कक्षा कितने से कितने की है? 1 से 5 की है। अब देखिए निदर्शन या प्रदर्शन, तो निदर्शन या प्रदर्शन की बात करा। अब निदर्शन या प्रदर्शन के तौर पर आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक बच्चा आपकी कक्षा का है और वो कक्षा कितने से कितने की है? 1 से 5 की है। तो 1 से 5 में प्रदर्शन ये सही हो सकता है, मतलब ये सही हो सकता है। हम ये देखेंगे कि क्या इससे मजबूत कोई ऑप्शन है। भाई प्रयोग करना तो बच्चा अब प्रदर्शन करा, प्रदर्शन का मतलब वो व्यवहार का भी हो सकता है, कुछ चीज बनाया हुआ भी हो सकता है। देखते हैं सृजनात्मक लेखन। देखिए अगर 1 से मतलब प्राथमिक स्तर पर यह प्रश्न आया तो 1 से 5 का बच्चा है, ये जरूरी नहीं है कि वह लेखन में निपुण हो, इसलिए केवल लेखन शब्द लिखा सृजनात्मक के साथ। तो प्रदर्शन की तुलना में ये आपका भाई प्रदर्शन और लेखन दोनों को देखा जाए तो प्रदर्शन मजबूत है, ये आपका कट गया। कह रहा है चित्र पठन, चित्र को पढ़ना और ये प्रयोगात्मक मतलब ये पूरी तरीके से अप्लाइड है, इसका मतलब इस प्रदर्शन की तुलना में चित्र पठन कमजोर पड़ गया, बी भी कट गया। एक है हस्तपरक गतिविधि, मतलब जो कुछ भी प्रदर्शन कर रहे हैं हस्तपरक मतलब बच्चे के द्वारा स्वयं। तो देखिए एक बात यहां पर केवल ध्यान दीजिए, यहां सीधा एक शब्द निकल रहा है, क्या? करके सीखना। एक शब्द निकल रहा है, क्या? करके सीखना। तो भाई प्रदर्शन किसके आधार पे? स्वयं बच्चे के द्वारा करके। अतः ये आपका मतलब ए और डी की तुलना किया जाए तो डी से ज्यादा आपका वैल्यूएबल है ए। अतः राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, क्विज और प्रतियोगिता के द्वारा निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए क्विज और प्रतियोगिता प्रश्न को देखिए हो सकता है कि आप इसका उत्तर जानते हो, लेकिन मूल बात को समझो, मूल कॉन्सेप्ट को आप समझिए और मूल कॉन्सेप्ट को आप पकड़ने का प्रयास करोगे मेरे भाई। देखो क्या कह रहा है, देखो समझो क्या कह रहा है। क्विज और प्रतियोगिता प्रश्न जैसे पढ़ा, पहले ऑप्शन में मत चले जाइएगा, नहीं कंफ्यूजन होगा। प्रश्न को पढ़ा और उसका पहले निचोड़ निकालने का प्रयास करो। कह रहा है क्विज और प्रतियोगिता, तो आप ध्यान दीजिए क्विज और प्रतियोगिता सदैव होती है कैसा? मतलब सामूहिक क्विज का आयोजन करा रहे हैं भाई, समूह में 2 रो में बच्चे बैठे हैं, आपस में क्विज करा दिया, उनके बीच प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता करा दिया, चित्र बनाने की प्रतियोगिता करा दिया, ऐसे ही अंताक्षरी करा दिया। तो ये इस प्रकार की गतिविधियां होती है कैसी? तो इस प्रकार की गतिविधियां होती है सामूहिक। कह रहा है शिक्षार्थियों के एक विशेष विषय की विशेष सूचना का पता चलना। भाई
ठीक है, देखते हैं। कह रहा बच्चे के ज्ञान, सहयोग, भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। कह रहा बच्चे के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन होता है। और कह रहा बच्चे के आंतरिक विचारों का पता चलता है, बच्चे के आंतरिक विचारों का पता चलता है। तो देखो डी में ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बच्चों से क्या करा रहे हैं, अगर आप प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाते समय जब आप बच्चों के सामने प्रश्न करेंगे तो बच्चे अपने भाव, अपने विचार प्रकट करते हैं, जिससे बच्चे के आंतरिक विचारों का पता चलता है। तो इसका मतलब कि ये प्रश्नोत्तर विधि से है, न कि सामूहिक शिक्षण से है। डी नहीं होगा। तरह बच्चे के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन होता है। ठीक है, सामान्य ऑप्शन है, देख लेंगे। बच्चे के ज्ञान, सहयोग की भावना, देखिए सामूहिक शिक्षण में एक विशेष कौशल का विकास होता है, क्या? परस्पर सहयोग, जो सहभागिता होती, परस्पर सहयोग। देखिए एकदम सीधा सीधा प्रतियोगिता में आपस में अपने ग्रुप का सहयोग, इसी से एकदम कीवर्ड निकालिए कि सामूहिक सहयोग की भावना। तो सीधा सीधा देखिए कह रहा। और प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर के चलना। तो यही तो होता है भाई, समूह हमारा सब जीत जाए, जो भी खड़ा हुआ उसका सपोर्ट कर दे, वो जीत जाए उनकी तुलना में। तो ये आपका मजबूत है बी, मतलब सी की तुलना में मजबूत हो गया बी। कह रहा शिक्षार्थियों के एक विशेष विषय। तो भाई आप ये बताओ, क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण, क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण क्या विषय विशेष की मांग करता है, क्या विषय विशेष की बात करता है? आप कहोगे कि नहीं करता है, इसलिए ए की तुलना में मजबूत है ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। आओ दोस्त प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। आज मैंने वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब यहां पर भी आपको किसके बारे में बताना? आकलन के बारे में, और जो सही हो। लेकिन सही देखिए आपको कई कूट के आधार पर चयन करना है, और ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा मौखिक परीक्षाएं क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, कराई जानी चाहिए। कह रहा ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। कह रहा शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और कह रहा कि किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए, मतलब आकलन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए मौखिक परीक्षाएं क्योंकि इससे बच्चों में आनंद आता है। तो आप सोचो जो कक्षा 1 का बच्चा है वो अभी लेखन कला में बहुत निपुण नहीं है। कक्षा 1 का बच्चा है वो अभी लेखन कला में बहुत निपुण नहीं है। तो लेखन कला में अगर वो बहुत निपुण नहीं है तो इसका एक बात ये हुआ कि मौखिक परीक्षा में बच्चा शामिल हो सकता है। जब क्या होता है, जैसे क्विज या प्रतियोगिता हो गई, आप बच्चा प्रश्न का उत्तर बता रहा है, आप बार बार ताली बजवाते चले जा रहे हो, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि बच्चा बेहतर सीखने का प्रयास करता है। और इस बेहतर सीखने का एक परिणाम ये होता है, इस बेहतर सीखने का एक परिणाम ये होता है कि बच्चा आपका क्या करता है। बस एक सेकंड, थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखो, तो मौखिक परीक्षाएं बच्चा आनंद आता है। आनंद का मतलब यहां पर आनंद का मतलब रुचि से है। देखिए आनंद शब्द निगेटिव है, लेकिन यहां आनंद का मतलब आपकी विषय वस्तु में बच्चा क्या प्रदर्शित करेगा? रुचि। भाई आनंद मजा निगेटिव शब्द है, लेकिन यहां समझो मौखिक परीक्षाएं क्योंकि बच्चे इसमें आनंद आता है, मतलब जो क्विज होती है, प्रतियोगिता होती है, तो बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, उसी सेंस में आनंद शब्द का प्रयोग किया गया। कह रहा ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। ड्राइंग का मतलब यह है कि बच्चे चित्र बनाते हैं तो एक दूसरे से सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, रंग उसमें एक दूसरे से बेहतर प्रयास करते हैं। तो इससे बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होता है। और सृजनात्मकता का विकास सदैव कैसा होगा? सकारात्मक पॉइंट है। इसका मतलब ये भी आपका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। शिक्षक ने कक्षा में जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी बच्चे का अनुभव किया, उसकी एक अपनी जानकारी बना करके रखना, तो ये भी सकारात्मक। कह रहा है किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता है। भाई अगर बच्चे के त्रुटियां, गलतियां, कमियों को आप नहीं जानेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे को उसके समाज में आदर्श नागरिक ही नहीं बना सकते। इसका मतलब ये बाकी का ये विरोध कर रहा है। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा 1 2 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3, मतलब इसका मैक्सिमम। चलिए बिल्कुल
नहीं भाई, मैक्सिमम बी, बी बता रहे, अच्छा हाँ हाँ बी, बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, चलिए मैक्सिमम बी बता रहे हैं, मैक्सिमम बी बता रहे हैं, अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 2 3 सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आगे की ओर आइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ईवीएस में एक अच्छे गृहकार को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होना चाहिए, या एक अच्छा गृहकार निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होता है? चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर होता है, मतलब बच्चे पाठ को दोहराएं और दोहरा करके उससे बहुत मोटिवेट हों। कह रहा है मास्टरी लर्निंग पर होता है, मतलब बच्चे बहुत बेहतर सीखेंगे अगर गृह कार्य देंगे, अगर गृह कार्य नहीं देंगे तो बच्चे बहुत बेहतर नहीं सीखेंगे। कह रहा है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजनाएं, और डी कह रहा है समय का सदुपयोग। देखो आप समझो, जब आप बच्चे को गृह कार्य देते हैं तो बच्चा गृह कार्य ले जाकर के अपने पास पड़ोस परिवेश में करता है क्या? अवलोकन, और अवलोकन के परिणाम स्वरूप बच्चे को मिलती है क्या? तो आप बताओगे कि अवलोकन के परिणाम स्वरूप बच्चे को मिलती है नई जानकारी, और इस नई जानकारी हमेशा बच्चे के अधिगम में करती है क्या? विस्तार। भाई आप बच्चे को वही गृह कार्य देंगे जो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो और जो उसके परिवेश से जुड़ा हो, और गृह कार्य हमेशा छोटे अंश भाग का देंगे, तो इसका परिणाम ये होगा कि बच्चा उसको जाकर के अपने परिवेश में क्या करे? अवलोकन करे, और जब अवलोकन करेगा, जाकर के वहां देखेगा, जानेगा, समझेगा, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो बच्चे को मिलेगी, और इससे बच्चे के अधिगम में क्या होगा? विस्तार होगा, और उससे बच्चा बेहतर सीखने समझने का प्रयास करेगा। अतः प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या राइट आंसर है? तो दोस्त याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इज द राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लियर हुआ, मैक्सिमम को क्लियर हुआ, मैक्सिमम को क्लियर हुआ। चल, लेकिन ये बताओ, मतलब मेरा तबीयत खराब है फिर भी मैं खड़ा हूं आपके बीच में, मतलब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रहा। आपने देख रहा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा चिल्ला दूं तो मुझे उल्टी हो जाएगी, लेकिन एक बार आप शेयर नहीं कर सकते, मतलब एकदम इंसानियत नाम की आपके अंदर चीज है कि अगर मैं नहीं कहूंगा, अगर मैं फोर्स नहीं करूंगा तो आप नहीं करोगे। क्या यही होना चाहिए? क्या हमारे आपके बीच क्या यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? क्या बोलो, यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? क्या हमें अगर हमारा तबीयत खराब है तो मुझे आराम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका एग्जाम है और मैं उस एग्जाम से समझौता नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए, लेकिन आप मतलब नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, मतलब चाहे जो हो जाए आप नहीं करोगे। ये बात समझ में आ गया कि चाहे जो हो जाए आप सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब आप सपोर्ट नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो देखो क्या कह रहा है कि कक्षा का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर, मतलब एक शिक्षक किस विधि से पढ़ा रहा है? प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा रहा है। कर सबसे अच्छा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? कह रहा शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कहते हैं, और कह रहा है कि प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, और कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न को पूछता है। चलिए कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे मेरे भाई, फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे। चलो चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम के जवाब भी आ रहे हैं, मैक्सिमम के जवाब भी आ रहे हैं। देखो दोस्त कह क्या रहा है, मतलब एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछ रहा, तो देखिए अगर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको ये पता होगा कि जब मैं पढ़ाता रहता हूं तो बीच बीच में प्रश्न करके दिखा देता हूं कि आपकी क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। मैं आपको पता होगा कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैं प्रश्न कर जाता हूं, उससे देखिए 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ये हुआ कि अगर मैं शिक्षण अधिगम के दौरान आपसे प्रश्न कर दिया तो उस प्रश्न का परिणाम ये होगा कि आपका जो ध्यान कक्षा से भटक रहा था वो पहले कक्षा में आ गया। तो एक हो गया कि आप कक्षा में एकाग्र हो गए, आपका पूरी तरीके से ध्यान आ गया। दूसरा एक जो सबसे सकारात्मक परिणाम होगा वो ये होगा कि जब आप कक्षा में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो बच्चे
भाई प्रश्नोत्तर, जैसे ही प्रश्न आपने पूछा उत्तर देने के लिए बच्चे को करना पड़ता है क्या, तो बच्चे को करना पड़ता है चिंतन। और जब बच्चा चिंतन करेगा तो बच्चे के पास पड़ोस परिवेश को जानने की उत्पन्न होगी जिज्ञासा। भाई वो नया चीज ढूंढेगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भालू भालू नाचता है, तो पूछा कि डमरू पे नाचता है या कैसे, मतलब गाना वाना बजता है कि अपने मन से ही नाचना शुरू करता है, ये क्या है, मतलब आगे उसमें और क्या क्या हो सकता है, सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रहती है बच्चे में। और भाई प्रश्न हमेशा बच्चे को क्या करते हैं, चिंतनशील करते हैं, और चिंतनशील में बच्चे को नई जानकारी नए ज्ञान उत्पन्न होने लगते हैं, और यही सीखने की जिज्ञासा कहलाती है। अतः प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। आओ प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है एक पब्लिक स्कूल में, ये देखिए अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं और कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल में निम्नलिखित में से किसका अनुपालन कर रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, कह रहा समावेशी शिक्षा का, कह रहा समवयस्क शिक्षा का, और कह रहा प्रतिपूरक अधिगम का। देखो आप हल भेजते रहिए। आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी सोचने समझने व्यवहार करने, आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी सोचने समझने व्यवहार करने में कैसे होते हैं, आप बताओगे सामान्य। कुछ बच्चे आपकी कक्षा में सोचने समझने विचार व्यवहार करने में क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो आप ही की कक्षा में कुछ बच्चे सोचने समझने व्यवहार करते में क्या होते हैं, निम्न होते हैं। एक शिक्षक ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करे, एक शिक्षक पढ़ाते समय वो इन प्रकार के प्रक्रम का प्रयोग करे जिससे 3 के तीनों प्रकार के बच्चे सामान्य रूप से लाभान्वित हों, यही कहलाता है कौन सी शिक्षा, तो यही कहलाता है आपकी समावेशी शिक्षा। अतः आपका राइट आंसर क्या है, अतः आपका राइट आंसर है दोस्त, आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा। क्लियर हुआ, समावेशी शिक्षा। आगे की ओर बढ़ो। आओ प्रश्न नंबर 11 कह रहा अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए अभिभावक माता पिता या घर से कोई हो सकता है, शिक्षक आप समझ ही रहे, अंतःक्रिया आप समझिए जहां पे दोनों मतलब कम से कम 2 पक्ष हो और दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो, तो 2 पक्ष हो गए अभिभावक और शिक्षक, जहां दोनों एक दूसरे को प्रभावित करें, यही कहलाती है क्या, अंतःक्रिया। तो कह रहा कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्या है, एक कह रहा विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करें, मतलब विद्यालय में क्या क्या चल रहा है ये शिक्षक बताए, किससे, अभिभावक से। कह रहा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी पर चर्चा करें, मतलब बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या कठिनाई अनुभव कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, बच्चे के विकास के लिए और बेहतर क्या अपनाया जा सकता है, ये आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। और कह रहा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध, मतलब अभिभावक इसलिए आए हैं कि सब आपस में कनेक्ट रहें, एक दूसरे को सामाजिक रूप से जानते रहें। और कह रहा है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, तो देखिए कमियों को उजागर करना ये तो लक्ष्य हो नहीं सकता, भाई आपका उद्देश्य है बच्चे का व्यवहार परिवर्तन करना, तो आपको केवल कमियों त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना है बल्कि बच्चे के सकारात्मक पक्ष पर भी ध्यान देना है। डी कट गया। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बना, भाई सामाजिक संबंध बनाना हो तो आप स्कूल पे जाएंगे कि किसी चाय पान की दुकान पे चले जाइए, प्रधानी का समय आ रहा है, सब लोग गप सड़का और बहुत सारी चीजें करेंगे, ये भी गलत है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ये ठीक है, ये सही है। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी, तो क्या विद्यालय में जानकारी को साझा करना, क्या शिक्षक अभिभावक मीटिंग इसलिए होती है, ये नहीं, बल्कि बच्चा कैसे सीख रहा है, किस प्रकार सीख रहा है, क्या त्रुटियां क्या कमियां क्या समस्याएं, इन सभी पर चर्चा परिचर्चा हो और बेहतर तरीके से बच्चा कैसे क्या करेगा इस पर एक साझा हो। तो राइट आंसर क्या होगा, इज द राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आओ प्रश्न नंबर 13 कह रहा नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सी जानकारियां एक कह रहा कि जानकारियां एक अंतरिक्ष रेल टिकट आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त किया। आपको देखो एक बात समझो, क्या है विंडो टिकट है, क्या है विंडो टिकट है,
मूल रूप से जो आपके एनसीईआरटी में प्रयोग किया गया है विंडो टिकट, यही दिमाग में रखना है और इसी को दिमाग में रखते हुए या इसी पर अपनी एक समझ बनाते हुए आपको आगे की ओर चलना है, इसी पर समझ बना। तो देखो क्या करा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, तो ये तो होता ही है। कह रहा डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, तो ये भी होता है, ये भी होता है। भाई डिब्बे का नंबर होता है ना, जैसे अगर आप एसी में जा रहे हैं तो A1 A2 B1 B2, फिर इसी तरीके से C1 C2 करके होता है, स्लीपर में जा रहे हैं तो S1 S2, तो ये तो होता ही। बर्थ का नंबर जैसे होता है S2 17, तो S2 17 का मतलब S2 डिब्बे में 17 नंबर का बर्थ आपका है। और किराया फेयर मतलब कितना लगा, 2100 लगा, 2200 3700 2500 जो होता है वो होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। देखो दोस्त एक बात केवल याद रखिए कि यात्रा करने वाले का नाम टिकट पर, जो विंडो टिकट आप लेते हैं इस पर नहीं होता है, लेकिन जो ऑनलाइन टिकट आप जारी कराते हैं उस पर होता है, विंडो में नहीं होता है। और आपके एनसीईआरटी में पूछने का पर्पस क्या है, विंडो है, तो चूंकि उसी का चित्र वहां पर लगाया गया, इसका मतलब 3 गलत है। आगे देखते हैं, ट्रेन का नंबर, तो आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं उस ट्रेन का नंबर होता है, और उस ट्रेन का नाम तो वो भी होता है। कह रहा वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है, मतलब आपके यात्रा प्रारंभ करने वाले स्टेशन का नाम, तो ये भी होता है, और अंतिम स्टेशन का नाम जहां पर व्यक्ति को उतरना हो, ये भी होता है। तो इसका मतलब 1 2 4, तो 1 2 और 4, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, चलो आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 13, अल बरूनी कौन था। देखो आपको ये चूंकि एनसीईआरटी में जिक्र भी किया गया है, सेम प्रश्न आया भी है, 2-3 बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। कह रहा अल बरूनी कौन था, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। कह रहा वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। फिर कह रहा है कि वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवे के बाजारों का अध्ययन करने के लिए आया था। और डी कह रहा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने के लिए सहायक है। चलिए कमेंट करें, फास्ट कमेंट करेंगे, सभी के द्वारा फास्ट कमेंट किया जाएगा और देखेंगे कि इसका क्या सही हो सकता है आंसर, या इसका क्या सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलिए मैक्सिमम का आंसर डी की तरफ आ रहा है, मैक्सिमम का जवाब डी की तरफ जा रहा है। चलिए देखते हैं कि डी सही है कि नहीं। देखो एक बात ध्यान दीजिए कि आपका ये जो अलबरूनी को लिया गया है, यह अलबरूनी यह आपका शामिल है किसमें, यात्रा नामक चैप्टर में। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के मुख्य थीम, और उसमें डाल दे अलबरूनी, तो अलबरूनी मुख्य थीम का भाग है क्योंकि उसमें वह भारत की यात्रा पर आया था, और यात्राएं जो आपके सिलेबस का भाग है वह मुख्य थीम के अंतर्गत, यात्राएं आपके सिलेबस के अंतर्गत मुख्य थीम का भाग है। तो चलिए देखिएगा इसमें डी आंसर सही है। कह रहा वह उज्बेकिस्तान का यात्री था या वह उज्बेकिस्तान का निवासी था जो भारत में आया था, और इसने एक किताब लिखी, और उस किताब में मूल रूप से इसने बताया कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है। क्या करने में, भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, और ये मतलब इस प्रकार का तालाब बनाते जिसमें चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियां, तालाब के किनारे बैठने के लिए चबूतरे हो, और बहुत सारी चीजें मतलब इसने बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्त आप बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। लेकिन ईमानदारी से कहें तो आपने न तो शेयर किया है और न तो लाइक किया है, ना तो शेयर किया है और ना तो लाइक किया। लगभग 2400 के आसपास बच्चे चैट में कमेंट भी कर रहे हैं, इसके अलावा बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लगभग 2400 के आसपास कमेंट कर रहे हैं, बाकी कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखो दोस्त, आप कमेंट करोगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मतलब ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाँ, रेहला नामक पुस्तक में किया है। राइट आंसर डी। आगे आओ प्रश्न नंबर 14। कह रहा मोर अपना घोंसला नहीं बनाता है। बी कह रहा है
भाई ए कह रहा है कि मोर अपना घोंसला नहीं बनाता, बी कह रहा पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, सी कह रहा अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ के नीचे डालियों पर बनाता है, और कह रहा अपना घोंसला जमीन को खोद करके बनाता है। देखिए मोर एक भारी पक्षी है। भारी का मतलब इसके शरीर का वेट अन्य जो सामान्य पक्षी होते हैं इसकी तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके शरीर की संरचना भी बड़ी है और इसके बड़े पंख भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से यह मतलब ऊंचाइयों तक, बहुत ऊंचाइयों तक नहीं उड़ता है, और ये अंडा देने के लिए निचली डाली का प्रयोग करता है। अब अगर हम नीची डाली की अगर हम बात करें तो या तो ये झाड़ियों में, मतलब पेड़ पौधों पत्तों की झाड़ियों में, झाड़ियों के पीछे बनाता है, या तो पेड़ की सबसे निचली डाली पे बनाता है। झाड़ी में बनाने का मतलब ये कि गुप्त स्थान रहे, दूसरे लोग अंडे को प्रभावित न कर सके। अगर ऐसी जगह वो है जहां अंडे छोड़ दे तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो पेड़ की निचली डाली पे नीचे वाले जीव उसको प्रभावित न कर सके। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल, देखो बेहतर तरीके से समझ में आया, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये भी एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप बताओगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं और अंडे में से बच्चे जब निकल आते हैं तब ये घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपने घोंसलों का साल दर साल, मतलब लगभग 2-2, 3-3, 4-4 साल तक वह कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले को क्या करता है? प्रयोग करता है। तो ध्यान दीजिए, अधिकांश पक्षियों की यही विशेषता होती है कि जब वे अंडे दे दिए, ध्यान से समझना, अधिकांश पक्षियों की ये विशेषता होती है कि जब वे अंडे दे दिए तो अंडे देने के पश्चात वे घोंसले, भाई जब उससे बच्चे निकल आए तो घोंसले को त्याग देते हैं और दोबारा जब उनको अंडे देने होते हैं तो वो अंडे मतलब वो नए घोंसले का निर्माण करते हैं। लेकिन चील, ये चील एक ऐसा पक्षी है जो कई वर्षों तक अपने घोंसले का प्रयोग करता है और सबसे बड़ा घोंसला, एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा घोंसला किस पक्षी का होता है, तो आप याद रखोगे कि सबसे बड़ा घोंसला आपका होता है किसका? चील का। और कितना होता है? तो यह लगभग 4 फीट का होता है। क्या होता है? लगभग 4 फीट का होता है। ये कितना होता है? अच्छा, ए फॉर आशीष सर, क्या बात है। तो ये लगभग क्या होता है? तो ध्यान देना कि लगभग 4 फीट का होता है। एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है, वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है? वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्त याद रखना, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो वो चील बनाती है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता था, वह कौन सा पक्षी है जो चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले या किसी भी पेड़ की सुनसान सबसे ऊंची डाली पर, सबसे मतलब सुनसान, सबसे इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सुनसान डालियों पर कौन अपना घोंसला का निर्माण करता है? तब आपका क्या हो जाएगा? तब आप बताओगे वो चील न होकर के बाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब गिद्ध या बाज, इस तरीके से चीजें होती। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या है दोस्त? याद रखिएगा। अच्छा, ये फरासी सर, क्या बात है, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आपका हौसला ही है जो मुझे यहाँ पर खड़ा रखा है, हौसला ही है जो मुझे खड़ा रखा है। आज मैं कुछ ऑफलाइन क्लास में भी गया था, आपने देखा होगा कि मतलब मेरी स्थिति ये नहीं थी, मेरी स्थिति नहीं थी पढ़ाने लायक, लेकिन फिर भी देखो आपको देख करके, मतलब यही समझिए कि आपका एग्जाम, आपके लगन को देख करके मेरे अंदर वो चीजें होती हैं कि अब मैं क्या बताऊं, मतलब जबरदस्ती धक्का दिया जाता है, अंदर से मुझे प्रेरणा आती है कि नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है आप चलिए करिए। चलिए, मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी के फर्श को गोबर लिपने का तात्पर्य यहाँ सीधे सीधे ये है कि गोबर मुख्य रूप से कीटाणुओं और रोगों से दूर रखने में सहायक होता है। मतलब ये जो उसकी जब लीप दिया जाता है तो प्रमुख रूप से कीड़े वहां नहीं लगते हैं,
तो कह रहा वह चिकना हो जाए। देखिए ये लुभाने वाला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य होता है कि चिकना तो इससे होता है, लेकिन चिकनाई क्या आती है, क्या ये हल्का हल्का खुरदुरा ही तो होता है, गोबर से लिप दिया जाए तो पूरी एकदम बिल्कुल टाइल्स या संगमरमर जैसा चिकना हो जाता है? क्या आपका जवाब होगा नहीं। कह रहा ताकि वह खुशबू दे। अरे भाई गोबर है, किसी का मल मूत्र है, वो बहुत अच्छी खुशबू थोड़ी देगा आपको। कह रहा ताकि वो कीड़े ना आए, तो ये तो आप समझे रहे, गाँव में गोबर बहुत ज्यादा मिलता है, तो गाँव में गोबर ज्यादा मिलता है तो क्या गोबर का ही हम लोग प्रयोग करेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 16 का देखो देखो, एक मिनट, किसी का जवाब है प्रदीप कुमार शुक्ला का। एक मिनट सुन लीजिए। देखो बेटा कंफ्यूजन मत रखना। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील घोंसला बनाता है। दो कंडीशन है, सबसे ऊंचा पेड़ और उसकी सबसे ऊंची डाली, ये दोनों कंडीशन चील में होता है। और कौवे में एक कंडीशन होता है कि किसी भी इलाके, मतलब किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली। इसमें कौवे में केवल एक कंडीशन होता है कि किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो आप बताओगे किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है कौवा, लेकिन इलाके के सबसे ऊंचा पेड़ उसकी सबसे ऊंची डाली तब चील होगा। ये अंतर रखना, मतलब एक में दो कंडीशन और एक में एक। ऊंची डाली ऊंचा पेड़ चील, और केवल ऊंची डाली ये आपका क्या? तो कौवा। नहीं नहीं, चलिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन देखो ये चीजें है ना, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको भी स्क्रीन पर ये होना चाहिए कि नहीं, हर दिन की अपेक्षा और सकारात्मक परिणाम की ओर हम आगे बढ़े और सकारात्मक चीजें दिखे। अगर आप चाहते, अब भाई आप 15 लोग, अगर ये सोचो मैं अकेले मिलकर के 15,000 को अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो अगर ये 15,000 अगर हमारा सपोर्ट करे, तो ये संख्या जो जिसको आप इतिहास बोलते हो, आप इसी कक्षा में रच दोगे। लेकिन जब आप भी करोगे तभी तो, जब आपको लगेगा नहीं मास्टर मेहनत कर रहा है, आप हमसे इमोशनली जुड़े हैं, तभी आप ये करेंगे। नहीं तो आप आए, प्रैक्टिस किए, लाभ लिया, चले जाएंगे। ये चीजें इमोशनली जुड़े हैं, जिसको एक भाव कहते हैं, वो तभी होगा, उसके अलावा अन्यथा नहीं हो सकता। ये चीजें देखिए, ये मैं जो बता रहा हूं ये स्वाभाविक है। चलो आगे की ओर आओ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संबोधित करती है? देखो आप पहले प्रश्न को समझो कि ये कह क्या रहा है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति, अंतः विषयी के मतलब है कि एकीकृत उपागम सुना है ना? एकीकृत उपागम सीधा सीधा कहता है कि विविध विषयों को बच्चे के पर्यावरण के साथ जोड़िए और उसी के साथ सिखाइए, उसी के साथ बच्चे को सिखाइए, उसी के साथ बच्चे को आगे की ओर बढ़ाइए। तो देखो देखो दोस्त क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। तो ये सीधा, चलिए चलिए चलिए, अभी एक दिन हम लेंगे घोंसला वगैरह लेंगे, आप परेशान होइए, घोंसला वगैरह लेंगे, आप परेशान हो, आगे की ओर बढ़ो। तो देखो क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति, अंतः विषयी का मतलब कई विषयों को मिक्स करके, कई विषयों को मिला करके जो पढ़ाया जाता है। तो कह रहा है कि क्या उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कह रहा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। कह रहा सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और कह रहा विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग किया। ध्यान दीजिए, विज्ञान का मतलब यहाँ देखिए 1 से 5 में बच्चे को विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन विज्ञान की मूलभूत समझ दी जाती है किसके रूप में? तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उसके स्वच्छता, स्वच्छता, इसके रूप में बच्चे को जो मतलब मूल रूप से विज्ञान की विषय वस्तु होती है उससे उत्प्रोत कराया जाता है। और मतलब ये हो गया विज्ञान, ये मतलब विज्ञान हो गया। और सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो मतलब सामाजिकरण आप बच्चे का कहाँ से करते हो? सामाजिकरण कहाँ से करते हो? तो सामाजिकरण तो समाज में होता है, समाज के नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, इन सभी के आधार पर व्यवहार करना सिखाना, इन सभी के आधार पर बच्चे को सीखना सिखाना ही तो कहलाता है सामाजिक विज्ञान की समझ। तो हम स्वच्छ आदत, सामाजिक और समाज में जो सामाजिकरण की क्रिया ये दोनों तो सिखाते हैं। कह रहा पर्यावरण शिक्षा, भाई आपकी कक्षा में जो बच्चा विज्ञान सीख रहा है, सामाजिक विज्ञान के जो मूलभूत चीजें जो सीख रहा है, तो वो आपकी कक्षा में पूर्व ज्ञान कहाँ का लेकर के बैठा है? तो बच्चा आपकी कक्षा में जो पूर्व ज्ञान लिया है वो पर्यावरण का लिया है। तो इसलिए आपका मतलब ये तीन की तीनों चीजें आपके एकीकृत उपागम का अभिन्न अंग होती हैं। अतः प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आओ आगे की ओर बढ़िए और लेते हैं प्रश्न नंबर 18। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित वांछनीय अभ्यास है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में कह रहा कुछ छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। देखिए वांछनीय अभ्यास का प्रयोग किया लेकिन सिवाय शब्द का प्रयोग किया है। और सिवाय शब्द कैसा है? तो आप याद रखना कि सिवाय शब्द एक नकारात्मक शब्द है या यह एक मूल रूप से क्या है? यह एक नकारात्मक पृष्ठभूमि से यह प्रश्न रखा गया है या ये नकारात्मक अवधारणा को कोरिलेट करता है, नकारात्मक अवधारणा को ये कंडक्ट करता है। ठीक है, ये क्या है? यह एक प्रकार की नकारात्मक। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, कह रहा आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का संवर्धन करना, कह रहा बच्चे की अस्मिता मतलब बच्चे का जो व्यक्तित्व उसका पोषण किया जाए, और कह रहा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। देखिए कैसे सिवाय का मतलब नकारात्मक चाहिए, पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना मतलब एक प्रश्न के लिए आप जितना ज्यादा उदाहरण दे सकते हैं, जितना ज्यादा बच्चे के व्यवहार की चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, बच्चा उतना बेहतर सीखेगा। तो आप जानते हो जब आप एक उदाहरण देते हो कक्षा के 40% बच्चे सीखते हैं, दूसरा उदाहरण देते हो तो 60, तीसरा देते हो तो 70, चौथा देते हो तो 80 और उसके बाद 90, 2-4% डिस्टर्ब होता है। तो ये चीजें आपका कैसा है? ये चीजें आपकी पूरी तरीके से तो ये चीजें आपकी पूरी तरीके से सकारात्मक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करती है। ए आपका सही है और सिवाय एक नकारात्मक शब्द है। तेरा आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता समर्थन, आलोचनात्मक चिंतन शब्द की बात किया है, आलोचनात्मक चिंतन। अब आप ये सोचो 1 से 5 के बच्चे में क्या आलोचनात्मक चिंतन की मानसिक क्षमता होती है? हाँ, देखो क्या सही गलत के बारे में सोचना। जैसे आपने कहा कि हमें डंडा लेकर के कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, उनको भी दर्द होता है जैसे हमको होता है। ये एक प्रकार का कैसा चिंतन है? आप कहोगे दोस्त आलोचनात्मक चिंतन है। आपने कहा कि पेड़ पौधों की पत्तियां फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे हमारे शरीर के अंग है वैसे ही पौधे के अंग है। ये कैसा चिंतन है? आलोचनात्मक चिंतन। समस्या समाधान जैसे समस्या समाधान। तो चलिए, और अच्छा इस प्रश्न का हम उत्तर बता रहे हैं। 2 शब्द आरती सर आपसे साथ कुछ बोलना चाहते हैं। सर भी बहुत भावुक हैं, तबीयत खराब होने के बाद मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। रियली दोस्तों, मतलब आई सैल्यूट आशीष सर फॉर दिस दिस हार्ड कमिटमेंट। और दोस्तों बिल्कुल गाइज आई मीन डिजर्व करता है। दिस वीडियो शुड हैव गॉन फॉर मोर देन 20K लाइव। 20,000 लोग दोस्तों, कल से 20,000 से 25,000 लोग लाइव देखें। सर किस कमिटमेंट को, सर किस मेहनत को दोस्तों सफल बनाएं। और गाइज जैसा आप जानते हैं इंस्टीट्यूट लगातार दोस्तों कोशिश कर रहा है लास्ट मोमेंट में लगातार मदद करने की। और मैं चाहूँगा दोस्तों इससे भी ज़रूरी बात यह है कि प्लीज़ मैं दोस्तों डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, आशीष सर को वापस बुलाना चाहूँगा। 17 तारीख को दोस्तों जैसा आप जानते हैं मैराथन है, आदरणीय आशीष सर आपको पहले ही बता चुके होंगे। हम टारगेट कर रहे हैं 50K to 100K का। चलिए एंजॉय करिए। मैं आशीष सर को माइक देता हूँ दोस्तों। सर आइए। ध्यान देंगे, देखिए क्या कह रहा है। तो हमने बताया कि वांछनीय अभ्यास आपको निगेटिव शब्द यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो दोस्त क्या कह रहा है, यहां तक तो आपने जाना था कि ये भी सकारात्मक है और यह भी क्या है, सकारात्मक है। ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक। कह रहा बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण। आप सोचो आपका उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। भाई शिक्षा क्या है? शिक्षा बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। अब अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करें तो ये भी बात सही है ना, अस्मिता का। कह रहा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। मतलब कह रहा बच्चे को पास पड़ोस परिवेश से मत जोड़िए, बच्चे के परिवेश का उदाहरण मत लीजिए, बच्चे के परिवेश के संदर्भ को नहीं जोड़िए। तो आप सोचो कि भाई वो आपकी कक्षा में पूर्व ज्ञान अपने वास्तविक परिवेश का लेकर के बैठा, और अगर आप पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ करके पढ़ाओगे तो क्या आपकी कक्षा में बच्चा कभी रुचि लेगा? क्या आपकी कक्षा में बच्चा क्या बहुत बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास करेगा? आपका जवाब होगा ना, आपका जवाब होगा ना। इसलिए
ये आपका गलत आंसर है और गलत है। तो देखो कितना बारीकी से, बारीकियां समझो, देखिए दाव पे समझिए, सिवाय मतलब ये पूरी तरीके से नकारात्मक उत्तर चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि, देखो शिल्पकला और जैसे चित्रकला की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बात प्रश्न पढ़ने से पहले ही देखो निकाल क्या लेना है। शिल्पकला और चित्रकला पढ़ने और पढ़ाने के पीछे, शिल्पकला और चित्रकला पढ़ने पढ़ाने के पीछे क्या कारण है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हस्तपरक क्रियाएं, हस्तपरक का मतलब इसको हाथ से निर्माण किया जाता है, तो हस्तपरक क्रियाओं को बढ़ावा देना, हस्तपरक क्रियाओं को बढ़ावा देना, ये मूल रूप से आपका लक्ष्य है। अब यही वाला शब्द आप पढ़ करके समझ करके पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, आपके प्रश्न का पूरी तरीके से एक सकारात्मक दिशा बन जाएगी। देखो क्या कह रहा है कि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, तो सहपाठी अधिगम हमेशा बच्चे में एक महत्वपूर्ण कौशल विकसित करते हैं, सहयोग। ठीक है, फिर कह रहा है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, मतलब सहयोग के माध्यम से क्या करने को, तो यह सहयोग के माध्यम से सीखने को सुगम बनाता है। और कह रहा है कि जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो बच्चे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। आप समझो जैसे हमने कक्षा में खड़ा किया किसी को और किसी से प्रश्न पूछा और बच्चा बता दिया, हल्का सा लड़खड़ा करके ही बता दिया, मैंने कहा वाह क्या बात है, मैं यही सुनना चाहता था जो आपने बताया, चलो एक बार क्लैपिंग हो जाए। आपने तालियां बजा दिया, जैसे ही तालियां बजाई, जैसे ही क्लैपिंग हो गई, दोस्त मेरे भाई याद रखना उस बच्चे के अंदर साहस आ जाएगा और दोबारा प्रश्न पूछेंगे, अगर उसको आता होगा निर्भीक होकर के बताएगा और उसके निर्भीक हो रहा है, जो निर्भीकता के साथ उत्तर देने का प्रयास कर रहा है, ये बच्चे के कॉन्फिडेंस मतलब उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आत्मविश्वास जब किसी भी काम को लेकर के बढ़ने लगता है, जैसे आपका सपोर्ट है, यहीं पे देखो आपका सपोर्ट है, आप हमारे लिए 4 अच्छे शब्द लिख रहे हो, मेरी तबीयत खराब है तो भी मैं मतलब अच्छी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये चीजें होती हैं, तो ये भी आपका क्या है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कह रहा है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, मतलब शिल्पकला चित्रकला इसलिए बच्चे को हम सिखाते हैं आपस में बातचीत न करें, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, आपस में एक दूसरे मतलब नकारात्मक चीजें न करें, तो ये थोड़ी होता है, हमारा उद्देश्य होता है क्या, हस्तपरक क्रियाओं को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये गलत है, 1 2 3 आंसर है और 1 2 3 आपका राइट आंसर निकल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी निकल रहा है। ठीक है, चलो आगे की ओर आओ, आइए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, किसका, कह रहा पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है, चलो आप बताओ जरा कि निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करे, चलिए बोलो कौन बताएगा। कह रहा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, कह रहा बच्चे कम गलतियां करें, कह रहा बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, कह रहा बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे और कह रहा बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। चलो आप बताओ जरा प्रश्न नंबर 20 का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है, निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है। निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है, तो चलो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, जब बच्चे सीखने को प्रेरित होंगे, जब बच्चा सीखने को प्रेरित होगा, जैसे देखो क्या है, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं यहां पर खड़ा हूं, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें होंगी ना। तो जब बच्चा सीखने के लिए प्रेरित है तो वो सीखेगा और साथ में गलतियां भी करेगा, क्योंकि बच्चा अधिकांशतः सीखता है कैसे, करके सीखता है। और यहाँ पे जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है वो चीजें अप्लाइड होती है कि बच्चे गलतियां कम करें। अरे जब बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, बच्चे जब गलतियां ही नहीं करेंगे तो आपकी कक्षा में बच्चे सीखेंगे कैसे। इसलिए ये बच्चे कम गलतियां करें इसका पोषण करती ही नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा। कह रहा बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, अगर बच्चे को खोज करने का पर्याप्त स्थान मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा, पर्याप्त अवसर मिलेगा, तो इसका एक परिणाम ये होगा कि बच्चा पास पड़ोस परिवेश में बेहतर अवलोकन करेगा, पास पड़ोस परिवेश का बेहतर चिंतन करेगा, और ये सभी चीजें बच्चे को और सकारात्मक रूप से जोड़ती और सकारात्मक रूप से आगे की ओर बढ़ाती लेकर के चली जाती है। ठीक है, कह रहा बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, तो भाई प्रश्न तो तभी पूछ पाएंगे
पाएंगे जब वो आपकी कक्षा में करते पाए जाएंगे क्या, चिंतन। और चिंतन वो तभी करेंगे जब वो आपकी कक्षा में ले रहे हो क्या, रुचि। कह रहा बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। बच्चा करके तो तभी सीखेगा जब वो रुचि लेगा, और रुचि के आधार पर उसमें क्या हो, प्रेरणा हो, तभी जाकर के बच्चा आपकी कक्षा में बेहतर तरीके से सीख पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, आओ प्रश्न नंबर 21। और एक शुभ, मतलब हम समाप्ति एक शुभ अंक से करेंगे, जैसे 11 या 21। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 आप पढ़िए, और प्रश्न नंबर 21 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 21 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर ना पसंद आई हो तो आपका जो मर्जी हो वो कर देना। तो चलिए इस प्रश्न का आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। और आज इस पहला क्वेश्चन ही कल मैं इसी को रखूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, मैं टेलीग्राम पे डलवा दे रहा हूँ। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखो और वहाँ से ज्वाइन करो। इस तरीके से आप करिए और आगे की ओर बढ़िए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लगा हो कि मास्टर ने मेहनत किया, लगा हो कि श्रम किया, 2 शब्द आप वीडियो समाप्त होने के बाद जरूर लिखना, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज इस क्लास को यहीं पर हम चाहते हैं विराम देना। चलिए इस क्लास में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, जैसा आपने देखा ऑलरेडी आशीष सर की तबीयत खराब थी, फिर भी दोस्तों डटे रहे। दिस इज व्हाट चंद्रा इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर। यही है दोस्तों जिसके लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट हमेशा जाना जाता है। तो गाइज जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पवन सर, दोस्तों जैसा उनको थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब है, तो पवन सर इज नॉट फीलिंग वेल। तो पवन सर की दोस्तों तबीयत खराब है, इसलिए मैं चाहूँगा दोस्तों कि थोड़ा सा यू गाइज मस्ट कोऑपरेट विथ पवन सर। आप पवन सर के साथ दोस्तों कोऑपरेट करेंगे। तो मैं चाहूँगा गाइज कि इस प्रयास को बेहतर बनाते हुए कि आदरणीय आशीष सर की कल क्लास में दोस्तों आप 20,000 प्लस की संख्या में लाइव होकर दिखाए दोस्तों। दिस एनर्जी, दिस टेम्परमेंट, दिस एक्यूरेसी यू कांट फाइंड एनीवेयर एल्स। आप इसे कहीं नहीं और पा सकते, यह केवल आशीष सर ही दे सकते हैं दोस्तों। तो पवन सर की दोस्तों थोड़ा उनकी भी तबीयत खराब है, पवन सर मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, तो इज नॉट फीलिंग वेल दोस्तों। आज माफ करेंगे, पवन सर की क्लासेस नहीं रहेगी दोस्तों। 8 बजे अपने दोस्तों नॉर्मल टाइम पे मैं लाइव होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जस्ट कीप ऑन वॉचिंग चंद्रा इंस्टीट्यूट एंड कीप ऑन बिल्डिंग योर फेथ with the best team for CTET and UPTET in India. So hailing, and just I say goodbye to you guys. Meet you at 8 p.m. Thank you guys. Thanks for watching this video. Thank you. प्यारे साथियों, आप सभी भाई बहनों को सैल्यूट। प्रयागराज ब्रांच सभी बैचेज हमारे फुल हो चुके हैं। यूपीटेट सुपर टेट में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आपके पास बेहतरीन मौका है, इसीलिए डेट बढ़ा दी गई है। अब 15 जनवरी तक आप ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में सीटें नहीं हैं, इसीलिए आपको अवसर दे दिया जा रहा है। प्रवेश कैसे लें? सीधी प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, क्रिएट अकाउंट का विकल्प आएगा। जैसे फेसबुक की आईडी बनाते हो ना मेरे भाई, सेम आप बना लो। अगर आपने पहले से आईडी बनाया हुआ है तो आप लॉगिन कर लेंगे, और यदि आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पे जाकर विकल्प चूज कर लेंगे। अब देखिए टीचिंग जॉब, यहां पे क्लिक करेंगे यूपीटेट सुपर टेट के लिए। देन बाई करते समय ध्यान देंगे कूपन कोड C2020 लिखकर जरूर अप्लाई का बटन जरूर दबाइएगा, तभी आपका 50% फ्री डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, बाई करने के बाद चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद बिल्कुल सबसे ऊपर, ऐप पर सबसे ऊपर ये 3 लाइनें आपको दिखाई पड़ेगी चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के बिल्कुल सामने। यहां क्लिक करेंगे तो परचेज कोर्स का विकल्प आएगा। ऑल वीडियोज मॉडल पेपर ये दिखाई पड़ेगा। ऑल वीडियोज में ही आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, ओके। और मॉडल पेपर कई विकल्प यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे आपको। देखिए ये कुछ मोबाइल नंबर्स हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए प्रयागराज के सभी ब्रांच फुल हो गए। अब ऑनलाइन प्रवेश विकल्प आपके पास। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से चंद्रा इंस्टीट्यूट ने पिछले वर्षों में सफलताएं दी हैं, प्रश्नों को सीधे फंसाया है, सीधे पैसे तक परीक्षाओं में आ गए हैं। निश्चित रूप से आप कई भाई बहनों से मार्गदर्शन लेते हुए, उनसे सलाह लेते हुए 5 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। प्ले स्टोर पर लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ऐप को इंस्टॉल कर लें। जरूर अकाउंट जैसे आप फेसबुक की आईडी बनाते हो ना मेरे भाई, सेम मैक्सिमम आपको बताएंगे। परचेज कोर्स को आप परचेज कर लो। परचेज करने के